हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग लगातार अध्ययन करते आए हैं, आपने पिछले वीडियोज में देखा है कि हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को हल किया है बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर हम लोग व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट है जो कि आपकी जैसे परीक्षाओं के लिए यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या लेखपाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक हल किए थे और उनका विस्तृत अध्ययन किया था, व्याख्यात्मक रूप से उनका अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में आगे के प्रश्नों का हल देखेंगे और आप लोग यहां तक आए हैं तो अंत तक बने रहिए। आप लोगों को बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा जैसा कि आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों का काम है वो आप लोग करते रहिए, शेयर वेयर करते रहिएगा। तो चले शुरुआत करते हैं हम लोग। आज के पहला प्रश्न जो है 51 से स्टार्ट है और प्रश्न जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को कहा जाता है, का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपसे यह पूछा गया है कि जो नाल्को है इसका कार्यालय या मुख्यालय कहां है। तो कहां है क्या बताएंगे कि क्या डिगबोई आसाम में होगा, नूनमाती आसाम, भुवनेश्वर उड़ीसा या फिर रायपुर छत्तीसगढ़, कहां पर होगा? क्या बताएं आप लोग कहां पर होगा? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका रहेगा भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा है। अगर नाल्को की स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नाल्को, अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, नाल्को का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है जिसका संचालन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यह जो है एक अब नवरत्न कंपनी बन चुकी है, नवरत्न। तो इसको बताएंगे नवरत्न का दर्जा, नवरत्न कंपनी का दर्जा कब इसे मिला? तो बताएंगे 2008 ईस्वी में इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बेहतर लगा होगा। सारी जानकारी आपको नाल्को से दे दी है और यहां से प्रश्न आपको मिल सकता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेडी? प्रश्न संख्या 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो उस समय कौन थे? अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? 1885 ईस्वी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आईएनसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इस समय कौन थे वायसराय भारत के? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। अब यहां जो है आईएनसी से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे स्थापना पूछी जाए तो 1885, स्थान अगर आपसे पूछा जाए, स्थान पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? बंबई। कहां इसकी स्थापना हुई? तो बंबई। किस जगह पर हुई? तो क्या बताओगे? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। क्या है भाई? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में इसकी स्थापना हुई थी। किसके? मुंबई। ठीक है, संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, जो कि मुंबई में था। इसका पहला अधिवेशन, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? के
अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है ना, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाए इसके सचिव पूछ लिए जाए कौन, इसके सचिव कौन होंगे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम थे इसके सचिव, ठीक है, एलन ऑक्टेन ह्यूम। फिर क्या पूछा जाए कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, कि दिमाग की उपज है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है कि ये किसके दिमाग की उपज है, तो बताएंगे लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसकी लाइट तो नहीं लग रही सूरज, डब्बा वगैरह नहीं, ठीक है, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, ये बहुत दिक्कत होती है। प्रश्न संख्या 53, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? कि जो लोकसभा होती है इसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, परंतु किस अनुच्छेद के द्वारा? कौन सा होगा? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 60, 70 या फिर अनुच्छेद 90 होगा? तो यहां कौन सा विकल्प होगा, यहां बताएं। विकल्प पहला होगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है इसको भंग कर सकते हैं, किसके आधार पर? तो क्या कहेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। जब तक सिफारिश नहीं होगी तब तक नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है इसको भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? इसमें जो है राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान कहते हैं, इसे याद रखेंगे, प्रतिज्ञान कहा जाता है। क्लियर है ना? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 54, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? या प्रश्न है कि नारंग कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? क्या ब्रिज से है, पोलो है, गोल्फ है या फिर बैडमिंटन है? ये कौन सा होगा? तो नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? क्या लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो क्या बताएंगे कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। दादा भाई नौरोजी, ये इनको क्या कहते हैं, भारत का या भारतीय राजनीति का, ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कब कब बनाए गए, तो क्या बताओगे? तो बताएंगे 1886, 1893 का अधिवेशन उसमें और 1906 का अधिवेशन हुआ। इन तीन अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की है। इन्होंने और भी क्या किया है, और क्या किया, तो इन्होंने धन बहिर्गमन या फिर धन निष्कासन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया,
ये इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 56, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है या फिर कौन आहूत करता है? कौन आहूत करता है? कौन आहूत करता है? क्या होगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति होंगे? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो आप बताएंगे कि यह जो है राष्ट्रपति को है। और यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो बताओगे अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 57, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। ठीक है, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? कहने का मतलब है किस राज्य की वो मुख्यमंत्री बनाई गई थी। ठीक है, तो किस राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी? क्या उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर असम? किस राज्य की बनाई गई थी? तो क्या बताओगे? बताना है ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। और इनका नाम क्या है? सीएम कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे भाई? क्या बताओगे? सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, ये जो है बनाई गई थी। इनका कार्यकाल की बात करें, अगर कार्यकाल पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1963 से लेकर 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ये भारत की पहली महिला जो है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? चले अगला प्रश्न देखिए हम लोग। तो अगला प्रश्न जो है 58 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कि जो शिक्षा मित्र योजना है, वो योजना के जो शिक्षा मित्र हैं वो किनके लिए होते हैं? क्या प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए या फिर माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक होते हैं? तो शिक्षा मित्र योजना जो चलाई गई थी वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इसमें यह था कि शिक्षकों की घटती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्र योजना का संचालन किया। यहां पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए कक्षा 12 पास व्यक्तियों या नागरिकों को संविदा के रूप में शिक्षक बनाया गया था। और यह योजना जो है 2001 में चलाई गई थी। तो इसमें जो विकल्प होगा आपका पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक कैसे? तो बताएंगे संविदा रूप में। ठीक है, संविदा कर्मी थे। ठीक है, कर्मी। प्रारंभ योजना का योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो क्या बताओगे? 2001। कहां? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपसे इसकी योग्यता पूछी जाए तो क्या बताओगे? 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास को भाई ये जो है शिक्षक बनाए थे। ठीक है ना? क्लियर है? बेहतर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 59, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया गया था। कह रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र हैं ये किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? क्या एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो किसके द्वारा ये
प्रकाशित किए गए थे? तो बताएं, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया गया था। और इनका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए, प्रकाशन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। और इन पत्रों के माध्यम से वे अपने होम रूल लीग जो इनकी संस्था थी उसका प्रचार प्रसार किया करती थी। ठीक है, एनी बेसेंट। क्लियर है ना? चले आगे देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 बहुत बढ़िया प्रश्न है, महात्मा गांधी से मिलता हुआ प्रश्न है, तो बहुत अच्छा ही प्रश्न है। ठीक है, महात्मा गांधी के संदर्भ में आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहने का मतलब जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था, ये कहां से आरंभ किया था? कहां से आरंभ किया था? क्या साबरमती से, बारडोली से, चंपारण से, या फिर दांडी से? तो कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका जो प्रश्न होगा क्या होगा भाई, पहले तो आपको यह बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करी जाए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ कब हुआ था? सबसे पहला ही प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं यही पूछा जाए ना, प्रारंभ कब हुआ था? तो क्या बताएंगे? 12 मार्च 1930 में यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। और ये 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 कहां से? तो बताएंगे साबरमती से प्रारंभ हुआ। और 6 अप्रैल 1930 में कहां? तो कहां बताओगे? दांडी जो है ये समुद्र तटीय गांव है। दांडी में पहुंचकर नमक बनाकर, ठीक है, दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का जो है उल्लंघन किया था, या नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930। और कब पहुंचे दांडी? तो बताएंगे 6 अप्रैल 1930। कितने सहयोगी यहां पर गए थे? तो 78 सहयोगियों के साथ यह मार्च जो है, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, दांडी मार्च कहें या फिर दांडी यात्रा कहें, ठीक है ना, 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने प्रारंभ की थी। ठीक है, 78 सहयोगियों के साथ यह मार्च इन्होंने प्रारंभ किया था। और इस मार्च में इन्होंने कुल कितनी यात्रा की थी? तब बताएंगे। कुल 368 किलोमीटर चलकर ये दांडी पहुंचे थे। कहां से? साबरमती आश्रम से लगाकर दांडी तक 368 किलोमीटर 78 अनुयायी थे। ठीक है ना? यहां तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 61, कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। तो जो कन्हेरी की गुफाएं हैं ये कहां अवस्थित हैं, ये आपको बताना है। क्या औरंगाबाद, हैदराबाद, मुंबई, या फिर कोलकाता? तो क्या बताएंगे कि कन्हेरी की जो गुफाएं अवस्थित हैं ये कहां हैं? तो ये बताएंगे मुंबई में अवस्थित हैं। और मुंबई में भी कहां पर? तो मुंबई में भी कहां पर? तो क्या बताएंगे? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ये अवस्थित हैं। ठीक है, और ये हैं क्या? तो बताएंगे यहां पर जो है 109 बौद्ध गुफाएं बनी हैं। ठीक है, यहां पर जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में है, क्या है? 109 बौद्ध गुफाएं हैं। 109 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, गुफाएं हैं। इनके निर्माण पूछा जाए अगर, निर्माण का, ये जो गुफाएं हैं ये कब बनाई गई? तो प्रथम शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इनका निर्माण चला था। ठीक है, 11वीं शताब्दी तक इनका निर्माण चला था। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, ठीक। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। चलिए, प्रश्न संख्या 62 देखें। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, कि जो कह रहा है ये कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान करता है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको जो है हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर जैसे
खनन वगैरह होता है खदानों में या फिर बड़े कारखानों में उनको नहीं लगाया जा सकता। क्या अनुच्छेद 28 कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 24? कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार प्रदान करता है? तो क्या बताएंगे कि यहां पर यह कहेंगे कि अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है खदानों में कार्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 क्या है भाई? अनुच्छेद पहले तो 28 देखें, अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है बताओ? तो बताएंगे शिक्षण संस्थानों में, अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना की और धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता देता है। ठीक है ना, क्लियर है? अनुच्छेद 28 में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जो है आपकी ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप लोग जो है किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कर रहा है? अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? धर्म को अबाध रूप से, यहां पर जो है धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो जो हमारा जो संविधान है यहाँ पर कुछ मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। इन मूल अधिकारों को कहां से कहां तक रखा गया? तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य जो है मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 12 से 35, ठीक है ना, 12 से 35 तक का जो है इसमें किया गया है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें मूल अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, यहां सारे के सारे लिख लो। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, ठीक। तो जो मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु इस समय जो है 6 मूल अधिकार है। कितने? तो प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी? 6। 7वां बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहला जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, पहला जो है हमारा समानता का अधिकार है। और इसमें जो है इसमें कौन कौन से अनुच्छेदों की बात की गई है? तो बताओगे 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? भाई? तो बताओ स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कितना है? 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, यहां सीधे लिखें अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। अगला जो है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद क्या होगा भाई? अनुच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 23-24, ठीक है। अगला जो है चौथा क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर अनुच्छेद क्या होगा? 25 से 28, ठीक है। धार्मिक,
फिर जो है पांचवा क्या होगा, संस्कृति एवं एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, अधिकार। ये अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद बताओगे 29 और 30, 29 30, ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। जो छठा अधिकार जो है वो संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार, अधिकार, क्लियर है ना, अधिकार। अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। 63 क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहां पर बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एनके सिंह है, लेकिन ये पुराना हो चुका है। तो यहां हम लोग देखें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, कौन है बताओ? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये है जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का उल्लेख, तो यहां लिखे वित्त आयोग का उल्लेख, का उल्लेख अनुच्छेद, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक है। वित्त आयोग का उल्लेख, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई? तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, कि नियुक्ति राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न आपको बताना है कि जो दीन ए इलाही धर्म मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्टार्ट हुआ था, तो मध्यकाल के समय में शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई है? क्या 1682, 1582, 1782 या फिर 1882, कब हुई है? तो क्या बताएंगे कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो हुई है वो 1582 ईस्वी में हुई है। इसकी शुरुआत की किसने, प्रारंभकर्ता कौन है, किसने शुरू किया था? तो आप बताएंगे अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। कब? 1582। अकबर के ही शासनकाल में क्या स्टार्ट हुआ? एक और चीज स्टार्ट हुई जिसको कहा गया झरोखा दर्शन की शुरुआत हुई अकबर के काल में ही, ठीक है। अकबर के शासनकाल में ही झरोखा दर्शन की शुरुआत हुई। इन्होंने क्या किया है? दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दास प्रथा का अंत। आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और डेट वगैरह सब पूछा गया है। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत इन्होंने किया है, यानी कि दास प्रथा को समाप्त किया है। इसी के साथ जो है तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी अकबर ने की थी। समाप्ति जो है किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी बताएंगे? 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। साथ ही साथ जजिया कर